हाँ जी, नमस्कार मित्रों, मैं सत्येंद्र कुमार शर्मा। बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत आपका। आज की जो अपनी चर्चा रहेगी, आज अपन जिस पर चर्चा करेंगे वो यूपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें पॉलिटी से संबंधित जो भी प्रश्न आए हुए हैं उन पर अपन वृहद चर्चा करेंगे, उन पर उल्लेख करेंगे। और एक बार बच्चे जुड़ जाएं, तब तक अपन वेट कर रहे हैं और फिर इसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? अस्थायी सभापति कौन थे? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, टी कृष्णामाचारी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। Who was the temporary chairman of the Constituent Assembly before डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद took charge? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले जो संविधान की जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, प्रश्न ये है। तो आपको पता है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और उस समय जो संविधान का जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसमें जो पहला अध्यक्ष बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष, वो बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था और टी कृष्णामाचारी उसके अस्थायी अध्यक्ष थे। और उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी उसमें स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो इसमें बात है अस्थायी अध्यक्ष की, तो अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। लेकिन जब राजेंद्र प्रसाद की बात चल रही है, राजेंद्र प्रसाद की अगर बात चल रही है, राजेंद्र प्रसाद तो देश के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, देश के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, जिनका कार्यकाल था 1950 से 1962 तक। 1950 से 1962 तक भी राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल था। और पुस्तक का नाम था इंडिया डिवाइडेड, पुस्तक का नाम था इंडिया डिवाइडेड, पुस्तक का नाम था इंडिया डिवाइडेड। और इनकी अपोजिशन में जिन्होंने चुनाव लड़ा था, इनके विरोध में जिन्होंने चुनाव लड़ा था वो थे के.टी. शाह। के.टी. शाह ने इनके अपोजिशन में चुनाव लड़ा था राजेंद्र प्रसाद के में। तो मैं समझता हूं क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर यहां तक की बात आपको समझ आ गई तो थम्स अप कर दो कमेंट बॉक्स में, जिससे मैं आगे चलूं। यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ गई तो आप बोल दो थम्स अप, यहां तक की बात अगर आपको क्लियर हो गई हो। क्वेश्चन नंबर 2 पे चल रहा हूं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ये सेलेक्ट और ये चेंज, बहुत अच्छा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न बहुत जबरदस्त प्रश्न है बेटा, दूसरा प्रश्न बहुत जबरदस्त है। संविधान के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नागरिकों के बीच सांविधिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिदिन 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस है वो प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। दूसरा, 26 नवंबर 1949 को
संविधान सभा में भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर B.R. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूपण समिति बनाई गई। प्रारूपण समिति बनाई गई। तो ये सेंटेंस आपको पढ़ना है और बताना है। कॉन्स्टिट्यूशन डे इज द सेलिब्रेटेड एवरी ईयर 26 नवंबर टू इनहेंस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग सिटीजन्स। पहला सेंटेंस हो गया। ऑन नवंबर 26, 1949 डॉक्टर B.R. अंबेडकर to prepare the constitution or to India in the Constituent Assembly of India are reformed a draft committee headed by Ambedkar। क्वेश्चन नंबर डाल के क्वेश्चन करो बेटा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। कि जो पहला कथन है वो कह रहा है कि संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस कथन को आप सही मान रहे हो गलत मान रहे हो? पहला जो कथन है कि जो संविधान दिवस है वो प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, आपके हिसाब से कथन सही है गलत है? और दूसरा है 26 नवंबर 1949 को प्रतिवर्ष संविधान सभा में संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर B.R. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूपण समिति बनाई गई। आप में से जो बच्चा गलत सही जो भी हिम्मत तो करो यार। यूपी जो CGL है वो मिनी IAS है। क्वेश्चन नंबर डाल के एक बार हिम्मत तो करो आप बताने की। CGL में बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न आते हैं। CGL में भी रोहित मीणा क्वेश्चन नंबर 1 का A दिया है, बहुत बढ़िया रोहित मीणा, हिम्मत आप ही कर पाते हो। वक्त की बात है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करना है बेटे। आपने बताया A, केवल A सही है। हाँ तो बिल्कुल सही बात है, A बिल्कुल सही बोल रहा है रोहित मीणा। तो बब्बर शेर UPSC के प्रश्नों क्या औकात है तुम्हारे सामने यार? बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो। कि नागरिकों की सांविधिक मूल्यों के लिए संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। संविधान दिवस है वो हमारा प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, इसमें नो डाउट है, बिल्कुल सही बात है। आपको पता है कि हमारा संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था। हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान लागू इसलिए हुआ क्योंकि 26 जनवरी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट थी, बहुत ज्यादा मेजर डेट थी 26 जनवरी। क्योंकि इससे पहले 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहरा करके पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहरा करके पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। तो देखो ये वाला कथन तो एकदम सही हो गया, बिल्कुल सही बात है। 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस, 26 नवंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में भारत के संविधान का प्रारूप तैयार, 26 नवंबर को प्रारूप तैयार थोड़ी होता, प्रारूप तो बहुत पहले से तैयार हो गया था। और संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे, आपको पता है। संविधान को बनने में कमेंट बॉक्स में लिख देना 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। ये बात सब जानते हैं, अपन सब लोग जानते हैं। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, तो प्रारूप तो पहले से ही बनकर तैयार हो गया था ना। तो ये वाला गलत हो गया। मतलब एक बात है, कौन सा हो गया? 1 और 2 दोनों सही है, मतलब क्वेश्चन ए सही है किंतु सेकंड गलत है। सी सही होगा इसका सर, है ना। 1002 का सी सही होगा। आगे चल रहा हूं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। रोहित सर क्लियर क्या? वक्त की बातें एकदम क्लियर। पहले क्वेश्चन में कोई डाउट? चलूं आगे? थम्स अप करो जब चलूंगा आगे। कोई डाउट किस क्वेश्चन में? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत अच्छा प्रश्न है अगला, बहुत जबरदस्त प्रश्न है बेटे। छब्बीस जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? What was the India real constitution status on 26 जनवरी 1950? लोकतंत्रात्मक गणराज्य ए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और डी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। मतलब संविधान में क्या लिखा हुआ था इसके बारे में इनमें से बताना है आप क्वेश्चन नंबर डाल करके। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था। आपको ये बात, इससे पहले ये बात ध्यान रखनी है सारे बच्चों को, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था उसके बाद
संविधान लागू होने के बाद 42वां जो संविधान संशोधन लागू हुआ था, 42वां जो संविधान संशोधन लागू हुआ था 1976 में, 42वां संविधान संशोधन लागू हुआ था 1966 में, 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन जब लागू हुआ 1976 में, 1976 में, तो उसमें मतलब ये तो 42 संविधान संशोधन, तो इसका मतलब 1976 की बात है, तो संविधान लागू होने के बाद की बात है ना, ये संविधान लागू हो गया उसके बाद की बात है। तो उसमें ये शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, समाजवादी पंथ निरपेक्षता, समाजवादी पंथ निरपेक्षता और अखंडता, समाजवादी पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, ठीक है ना। इसका मतलब इसमें जो ये पहले वाली बातें हैं 1003 संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष, बी ऑप्शन सही होगा 1003 का, ठीक है बेटा, ओके। अगला क्वेश्चन, हाँ बहुत बढ़िया रोहित, अगला क्वेश्चन चल रहा हूं, नेक्स्ट। बहुत ढंग से सोच के दोगे तो आराम से यूपीएससी के ओरिजिनल पेपर कर रहे हैं, आपको पता है, आप सोच के आराम से इत्मीनान से दोगे तो 100% आंसर बताओगे आप। भारत की संविधान की उद्देशिका, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती, संविधान का भाग नहीं है किंतु कोई विधिक, संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती, संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसके अन्य भाग, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई स्वतंत्र विधिक प्रभाव नहीं है, किंतु संविधान से अलग उसका कोई अलग प्रभाव नहीं है। बेटे बहुत बहुत जबरदस्त बातें हैं, आप ढंग से दो क्वेश्चन का आंसर प्लीज। सी बता रहा है, वक्त की बात तो ने बताया, सी बहुत बढ़िया बताया है बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, और बताओ, शाबाश, वक्त की बातें बहुत जबरदस्त। आपको ये बात कॉपी में लिखनी है बेटा, कॉपी में अलग से, कि 1973 में एक फैसला आया था, एक वो था केशवानंद भारती, केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार, केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार। उस केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार में यह स्पष्ट किया गया कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना वो संविधान का हिस्सा है, प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा माना जाएगा, किंतु उसका वो अलग से कोई विधिक प्रभाव नहीं होगा, उसका अलग से कोई विधिक प्रभाव नहीं होगा। अगर संविधान की हमको व्याख्या करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन की हमको व्याख्या करनी है, तब उसकी सहायता ली जा सकती है, संविधान के अन्य भागों की अगर हमको व्याख्या करनी है तब उसकी सहायता ली जा सकती है। यस सर, नो सर, मैं बता रहा हूं दोबारा से, 1973 में केशवानंद भारती का फैसला आया, केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्टीकरण दिया, और उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना जाए, परंतु उसका अन्य कोई विधिक प्रभाव नहीं होगा। संविधान के अन्य भागों की जब अन्य भागों की जब व्याख्या की जाएगी तो प्रस्तावना का सहायता ली जा सकती है। इसका मतलब प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन भी किया जा सकता है, प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन भी किया जा सकता है, ठीक है ना बेटा। अगले क्वेश्चन चल रहा हूं, नेक्स्ट।
बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बेटे, बहुत तगड़ा वाला प्रश्न है अगला। भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है? निजता का जो अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज प्लेस्ड द राइट टू प्राइवेसी अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 और 21। ये तो बहुत सरल है बेटा, इसको तो बताना ही है क्वेश्चन, इसको तो सबको बताना है, इसको तो किसी भी हालत में। निजता का अधिकार किस में है? निजता का अधिकार संजय मीणा ने ये बताया है। क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर बताना है सर। पता रोहित मीणा सर, पता ही नहीं चला किसका बता रहे हो आप। निजता का अधिकार किस में है? क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करना है सर, क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करना है। डी बता रहे हो, डी पता ही नहीं चल रहा किसका बता रहे हो आप। डी देखो बेटा, ये जो 15 है, 15 ये समानता के अधिकार में आता है। ये तो समानता के अधिकार में आएगा और इसका मतलब होता है लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन में समानता, ये सिविल सेवाओं में समानता की बात करता है। अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, पहली बार पढ़ रहे हैं बहुत सारे बच्चे, एकदम लेटेस्ट प्रश्न है ये, बहुत सारे बच्चे इसको पहली बार पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 21 को। अनुच्छेद 21 में सर्वोच्च न्यायालय ने के एस पुट्टुस्वामी, पुट्टुस्वामी जज हैं सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने ये व्याख्या की, इसका स्पष्टीकरण देते हुए बताया 1005 में डी, स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि जो अनुच्छेद 21 में जो अनुच्छेद 21 से आर्टिकल है उसकी व्याख्या करते हुए जो निजता का अधिकार है, निजता का अधिकार बिल्कुल सही है, उसको मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। अब इंपॉर्टेंट बात यह है संजय मीणा और रोहित मीणा और बच्चे जो बच्चे सुन रहे हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी है बेटा कि जो निजता का अधिकार है वो अनुच्छेद आप 21 खोलोगे, गूगल करोगे तो आपको निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में नहीं मिलेगा। ये इसकी सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या की है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या करते हुए बताया है कि निजता के अधिकार को अपन आर्टिकल 21 में रख सकते हैं, अनुच्छेद 21 में रख सकते हैं। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन चल रहा हूं। यहां तक संजय मीणा थम्स अप कर दो एक बार, रोहित मीणा यहां तक थम्स अप करो बेटा, वक्त की बातें यहां तक क्लियर करो, यहां तक बातें क्लियर क्या। अगला क्वेश्चन, सार्वभूत रूप से विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है? इन सेंस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रॉपर प्रोसेस ऑफ लॉ? थ्योरी, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, विधि द्वारा स्थापित पद्धति, विधि द्वारा निष्पक्ष प्रयुक्ति, विधि के समक्ष समता। 1006 मैं वेट कर रहा हूं, 1006 1006 का बताओ बेटे, फटाफट बताओ बेटे क्या होगा आंसर। 1006 ये तो आप अंदाजा लगाओ इसमें तो क्या हो सकता है। 1006 नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है। अगले क्वेश्चन में मैं इसकी व्याख्या करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, आराम से देना। 1007 बहुत आराम से आंसर देना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18A के अंतर्गत उपाधियां हैं। पहली बात, एक ऑप्शन। बी, वर्ष 1954 के प्रारंभ में किए गए पद्म पुरस्कारों में केवल एक बार निलंबित किया गया था। एक बार मतलब ऐसा एक बार ही हुआ है कि भाई पद्म पुरस्कारों को एक बार रोक दिया हो, केवल ये कहना चाह रहा है केवल एक बार ही ऐसा हुआ है कि पद्म पुरस्कार रुक गए। राज चौधरी क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर देना है बेटा, बहुत बढ़िया। और तीसरा क्वेश्चन है, किसी वर्ग विशेष में बहुरत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है।
किसी वर्ग विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम सीमा 5 तक सीमित है। आराम से देना है। पहली बात तो आपको जो ये ऑप्शन है 18 आर्टिकल 18 इसकी व्याख्या करनी 1007 का ए बताया है आपने, 1 और 2। बहुत बढ़िया, मैं बता रहा हूं आपको। देखो अनुच्छेद जो 18 की बात है, अनुच्छेद 18 एक ऑप्शन को मैं क्लियर करता जा रहा हूं। अनुच्छेद 18, ये रहा अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 में कहता है समानता के अधिकार में है। अनुच्छेद 18 14 से 18 में समानता का अधिकार है। 14 से 18 में समानता का अधिकार है ना, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू इक्वलिटी। तो पहले तो मैं आपको एकदम बेसिक बता रहा हूं एनसीईआरटी का। अनुच्छेद 18 ये कहता है कि सैनिक और शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर, सैनिक और शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर, शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर अन्य किसी क्षेत्र में, अन्य किसी क्षेत्र में, अन्य किसी क्षेत्र में कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। क्षेत्र में कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। ये तो इसकी ट्रेडिशनल डेफिनेशन है जो पहले से चली आ रही है कि भाई सैनिक और शिक्षा के क्षेत्र को छोड़ करके किसी भी क्षेत्र में कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। ये बात पहली बात तो ये है। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा, अनुच्छेद 18 क्लॉज 1, अनुच्छेद 18 क्लॉज 1 के तहत, अनुच्छेद 18 क्लॉज 1 के तहत यह ध्यान रखना है कि भारत रत्न कोई उपाधि नहीं है। भारत रत्न कोई भी किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं है। उसके बाद बालाजी राघवन मामला 1955 में आया था, बालाजी राघवन मामला 1955, उसमें यह स्पष्ट किया गया था कि जो भारत रत्न है वो किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं है। उसके बाद दूसरी जो बात है, अब तक जो भारत रत्न है, भारत रत्न उसको 2 बार स्थगित किया गया है। मतलब दो बार ऐसा हुआ है, 1978 1978 और 1979 में हुआ एक बार। तो 1978 और 1979 में एक बार तो तब स्थगित किया गया था, ये पुरस्कार नहीं दिए गए। और ये दूसरी बार 1993 से और 1997 के बीच इन पुरस्कारों को नहीं दिया गया था। तो 2 बार ऐसा हुआ है कि पुरस्कार नहीं मिले थे। अब इंपॉर्टेंट बात तीसरा बहुत सरल है, आपको बताना है किसी वर्ष विशेष में भारत रत्नों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। कितने भारत रत्न दिए जा सकते हैं आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन सही है कि थर्ड वाला, कितने पुरस्कार दिए जा सकते हैं एक साल में, कितने पुरस्कार। दोनों ऊपर वाले तो गलत हो गए बेटा, दोनों ऊपर वाले तो गलत हो गए। तीसरा बताना है किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। आप सोचो बता। हाँ नहीं आप बेटा, मैं जो आप बता रहा हूं ना वो क्लियर है, आप गूगल कर सकते हो ना। अभी 2 बार ऐसा हुआ है, 1954 से भारत रत्न प्रारंभ हुए हैं और 1978 से 1979 में के बीच एक बार नहीं मिला हुआ, और एक बार 1993 से 1997 के बीच नहीं मिला। अब आप ये बताओ कि भारत रत्न, ये तो बता सकते हो आप आराम से, आंसर बताओ इसका कि ऐसा कितनी बार अधिकतम भारत रत्नों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। वर्ग विशेष में कितने भारत रत्न दिए जा सकते हैं? 3, केवल 3 दिए जा सकते हैं, केवल 3। तो ये बेटा ये तीनों ही गलत हो गए। अच्छा, तीनों, केवल 1 और 2, इनमें से कौन सा सही नहीं है? इनमें से भारत रत्न संविधान उपाधियां हैं, उपाधियां नहीं है, बिल्कुल सही। कौन सा सही नहीं है? 1954 के वर्ष में प्रारंभ किए गए, केवल एक बार निलंबित किया गया था। वर्ष किसी वर्ग विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 हो सकती है। तो बेटा ये क्वेश्चन गलत हो गया, इसमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं है सर, ये देना। इसमें ऑपरेटर की मिस्टेक हो गई। ये आपको एक्सप्लेनेशन इसका क्लियर हो गया बेटा। वक्त की बातें हैं और रोहित मीणा, राज चौधरी, इसका एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर हो गया, जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो आपको। एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया बेटा। आगे चला हूं नेक्स्ट, और देख लेंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट अगला बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की
की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन में हवालात में रखा जाता है, ना कि जेल में, ना कि जेल में। दूसरा, न्यायिक हिरासत के दौरान मामले में प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है। और आराम से पहले तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पहले तो आपको ये आना चाहिए कि पवन मीणा मेरा बब्बर शेर, बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। आज यूपीएससी क्वेश्चन कर रहे हैं पवन अपन। तो पहले तो आपको हवालात का और जेल का मतलब अगर पता है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर दोगे। हवालात क्या होती है और जेल क्या होती है, दोनों में अंतर होता है या एक ही होती है? पहले बताओ, हवालात और जेल दोनों एक ही होती हैं, अलग अलग होती हैं? हवालात और जेल दोनों एक ही होती हैं या अलग अलग होती हैं, बताना है आपको। हाँ, थैंक यू सो मच पवन सर, आप आगे, थैंक यू सो मच सर। हवालात और जेल दोनों एक ही होती है क्या? देखो, पहला है ये न्यायिक हिरासत का अर्थ है, न्यायिक हिरासत, न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन की हवालात में रखा जाता है, ना कि जेल में। अगर मजिस्ट्रेट ने उसको सजा सुना दी है, मजिस्ट्रेट ने सजा सुना दी है मजिस्ट्रेट की हिरासत में, तो बेटा वो हवालात में नहीं रहेगा, हवालात में रखा जाता, वो हवालात में नहीं रहेगा, वो जेल में रहेगा। हवालात में मान लो 151 में 151 में किसी को अरेस्ट कर लिया, 151 बंद कर दिया किसी को, तो रात रात में हवालात में रहेगा और सुबह उसको कोर्ट में पेश कर देंगे और फिर वो जेल जाएगा या उसको जमानत हो जाएगी। तो हवालात में तो थाने में रहता है आदमी, समझ गए ना। दूसरा, न्यायिक हिरासत के दौरान मामले में प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना, न्यायिक हिरासत में, न्यायिक हिरासत के दौरान मामले में प्रभावी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। बताओ कौन सा सही है, कौन सा गलत है? बताओ बेटा, कौन सा सही है, कौन सा गलत है? इसका क्या होगा ऑप्शन? वक्त की बात है, क्वेश्चन नंबर डाल करके आंसर करो बेटा, क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करो। देखो, वक्त की बात है बेटा, ये क्वेश्चन तो वैसे ही गलत हो गया ना बेटा। आप सोचो, हवालात तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हवालात तो थाने में हो सकती है। अगर मजिस्ट्रेट ने सजा सुना दी तो वो जेल में रहेगा, फिर हवालात में नहीं रहेगा। और दूसरा, न्यायिक हिरासत के दौरान, न्यायिक हिरासत के दौरान मामले में प्रभारी पुलिस अधीक्षक आईओ न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, न्यायालय की अनुमति के बिना, अगर न्यायिक हिरासत में है व्यक्ति, मतलब कोर्ट द्वारा सजा सुनाई गई है, तो न्यायालय की अनुमति के बिना सजा नहीं सुना सकते। दूसरा वाला सही है, केवल 2। डन बोलो बेटा, डन डनाडन डन बोलो, प्लीज डन बोलो, डन डनाडन डन। या कोई डाउट है? बताओ बेटे, दिक्कत तो होगी आज, बहुत तगड़ा मामला है। डन बोलो बेटा, डन। आज मन नहीं लग रहा सर, वक्त की बात। बेटा प्रश्न थोड़े अलग है ना बेटा, वो परंपरागत ट्रेडिशनल प्रश्नों को पढ़ते आ रहे हैं अब तक, तो उनसे थोड़े अलग होंगे ना। अब तक वो मौलिक अधिकार कहां से लिए, वो तो सरल प्रश्न है, उनको पढ़ना मतलब अपना मन बहलाना है उनको पढ़ना। तो बेटा थोड़ा हिम्मत कर बेटा, अधिकारी बनेगा यूपीएससी एसएससी तो वैसे ही मजे ले रही है अपने। देखो आप, अगला, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब एक कैदी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सोच के आंसर दोगे तो इसमें कोई फैक्चुअल बात नहीं है। आप, जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। पर्याप्त आदमी को जेल में बंद है और वो जेल में ये जाके ये बोले, पर्याप्त ये जाके बोले कि साहब कि मैं पर्याप्त अपने आधार बताए कि साहब मुझे पैरोल दे दी जाए। एक तो ये हो गया। दूसरा, कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सोच के बताओगे आप, आराम से पूरा ध्यान लगाओगे, पूरा दिमाग लगाओगे, हमारा बेसिक पढ़ा हुआ है तो 100% बता दोगे सर आप। बताओ क्या होगा, क्वेश्चन में डाल के आंसर करो। देखो बेटी, जब एक व्यक्ति पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है और ऐसे मामले में कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला है। बिल्कुल गलत बात है, ये राज्य सरकार का मामला है, कैदी का मामला नहीं है।
कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। बिल्कुल सही बात है, ये वाला सही है, तो दूसरा वाला सही, केवल 2। आगे चला हूं, नेक्स्ट। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो कार्यपालक और प्रशासनिक प्राधिकारी को अनिर्देशित या अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किसका उल्लंघन करता है? In the case of implementing the law and the legislation which given an independent and the uncontrolled direction and the executive or administrative authority, कौन से आर्टिकल को वायलेट करता है? कौन सा अनुच्छेद वायलेट होता है बेटा? कौन सा अनुच्छेद वायलेट होता है उसमें? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है। नेक्स्ट चल रहा हूं आगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? निजता का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? निजता का अधिकार अनुच्छेद 15, 19, 21 और 29। क्वेश्चन नंबर डाल करके आंसर करना है, क्वेश्चन नंबर डाल करके आंसर करना है। राज चौधरी, रोहित मीणा, दोबारा आ गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर डाल करके आंसर करना है बेटा। वक्त की बातें 21 बता रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसमें मैंने एक जज का नाम बताया था बेटा, मजा आ जाएगा। वक्त की बातें, वो कौन सा मामला था? कौन सा मामला था बेटे? बहुत बढ़िया अमित बाम्बू, बहुत बढ़िया बेटे। अनुच्छेद 21, एक जज ने इसके बारे में फैसला दिया था 2017 में। इंपॉर्टेंट बात है, दोबारा ध्यान रखना। 2017 में एक जज ने फैसला दिया था निजता के अधिकार के बारे में। उनका नाम है के.एस. पुट्टू स्वामी। प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना, के.एस. पुट्टू स्वामी। के.एस. पुट्टू स्वामी बनाम भारत संघ, के.एस. पुट्टू स्वामी बनाम भारत संघ। प्लीज कमेंट बॉक्स कमेंट कर दो बेटा, के.एस. पुट्टू स्वामी, के.एस. पुट्टू स्वामी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। के.एस. पुट्टू स्वामी, 2007 का मामला है, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। 1000 देखो, यूपीएससी में कुछ क्वेश्चन ही टफ आते हैं, कितना सरल मामला है। देखो ये कितना सरल पेपर, कितना सरल आ गया। आप देखो, आप एक बार, बहुत जबरदस्त। निम्नलिखित मूल अधिकारों की किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, समता का अधिकार। बहुत बढ़िया बेटा। मतलब कौन से अधिकार में, कौन से अधिकार में ये अस्पृश्यता, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी आएगी? Which cadre of the following fundamental right consist the protection against the pendant made of the untouchability? किस में आएगा? तो केवल 1012 डाल के आंसर करना। 1012 आराम से कर सकते हो इसको आप, आराम से। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है, 23-24। ये 19 से 22 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35 में है, और समता का अधिकार 14 से 18 में है। समानता का अधिकार और समता का अधिकार, तो आपको बताना है किस में आएगा ये। 17 में। अमित भांबू, बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या होगा? अमित भांबू बहुत बढ़िया खेला है, आते ही बेटा 6 रन मार दिए। तो इसमें आंसर क्या होगा बेटा, बताओ। बिल्कुल सही बताया, 17 में आएगा, लेकिन इसमें आंसर क्या होगा बेटा? इक्वालिटी में आएगा। बिल्कुल सही बात है बेटा, इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। बहुत बढ़िया। डी, 112 का डी, बिल्कुल सही बात। देखो यूपीएससी क्वेश्चन निकाल रहे हो यार। सर इतना अच्छा क्वेश्चन आंसर दिया है, लेकिन ऐसी बातें मत करो बेटा। अभी अपने यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना गरीब, ये तो आप सिस्टम में घुस जाओ जब बात करना है ऐसी बातें। तो अभी अपन एक बार सिस्टम में घुस जाएं। बहुत खुशी मिली मुझे, यूपीएससी का आंसर दिया दोनों बच्चों ने। इंपॉर्टेंट बात बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन 1013। कितना आनंद आ रहा है, देखो आप यूपीएससी क्वेश्चन निकाल पा रहे हो। मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948, डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स के सिद्धांतों और प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है?
उद्देशिका करती है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व करते हैं और मूल कर्तव्य करते हैं। मतलब तीनों के तीनों करते हैं बेटा, तीनों के तीनों। उद्देशिका भी करती है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व भी करते हैं और मूल कर्तव्य भी करते हैं। तीनों के तीनों करते हैं बेटा, ठीक है, तीनों के तीनों करते हैं। आगे चल रहा हूं, नेक्स्ट अगला। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बेटे, बहुत जबरदस्त बेटा, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन को पढ़ लो और सबसे पहले आंसर किसका आएगा? भारत के संविधान, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, 25 और 29। अपनी पसंद का विवाह से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है बेटा? मजा आ जाएगा बेटे। अमित बाबू ऑल बोल रहा है 112 का, 114, 1014 का बताना है, 1014 का क्या होगा बेटा? ऑल बिल्कुल सही है, 1014 का बताना है। आर्टिकल 21। ओ हो वक्त की, ये लड़का बहुत जबरदस्त है बेटा, ये वक्त की बात है, इसका मैं नाम भूल गया, बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है ये। अनुच्छेद 21 बताता है अपनी पसंद की व्यक्ति से लाइफ एंड लिबर्टी वाले से रिलेटेड है। तो पसंद का विवाद से संबंधित एक हादिया विवाद हुआ था, हादिया विवाद, आपको ध्यान है, हादियावाद। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला दिया था हादियावाद पर, अनुच्छेद 21 में, कि भैया कोई भी व्यक्ति अपने पसंद का विवाह कर सकता है। तो कमेंट बॉक्स में एक बार हादियावाद लिख देना। बहुत जबरदस्त, तुम यूपीएससी के लिए पैदा हुए हो, उसका मतलब सीधी बात है बेटा ये। आगे चल रहा हूं, नेक्स्ट अगला।